हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग प्लेजर टेस्ट सीरीज नंबर 2 यानी पीटीएस 2 के पार्ट बी के सेक्शन 4 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन बच्चों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, पहली बार ही बता रहा हूं, जाहिर सी बात है। हमारे इस प्लेलिस्ट में प्लेजर टेस्ट रिवीजन सीरीज, इस प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे सैंपल पेपर्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो कंडक्ट हुए थे उनके भी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, हाफ सिलेबस टेस्ट भी मिल जाएंगे। आप लोग इस प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। और यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, पार्ट बी सेक्शन 4 और यहां पर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट होने वाला है। यानी अभी तक हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 28 तक सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जिनमें केस स्टडी क्वेश्चंस भी हैं। और केस स्टडी से मुझे याद आया, हमारे इस चैनल पे केस स्टडी के लिए तो एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है मैंने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होने वाला है। तो हमें बोला गया है फाइंड द इंटरवल्स इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब दोनों काम करने हैं, बेसिकली 2 पार्ट्स हैं यहां पे। तो सबसे पहला काम क्या करोगे बच्चों? तो सबसे पहला काम तो ये करो कि इसका डेरिवेटिव कर लो, सिंपल कहानी। ठीक है, चलिए डेरिवेटिव करते हैं। तो यहां पर कौन सा रूल लगेगा? यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो x माइनस 1 होल क्यूब, इसे बाहर कर देंगे, x माइनस 2 होल स्क्वायर का डेरिवेटिव शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव ऐसे हो जाएगा, समझे? देखो, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा बच्चों? तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो सबसे पहले पावर की बात करेंगे, देखो इस तरीके से होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो पावर किसके ऊपर था? तो पावर था इसके ऊपर, इसका भी कर लो। तो इसका डेरिवेटिव क्या आने वाला है? इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 0 यानी 1 आने वाला है। तो इस चीज को यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें, समझे? तो ये बस ऐसा ही बच जाएगा। बात समझ आ गई सभी को? ठीक है, अच्छा अब इसके बाद इस x माइनस 2 होल स्क्वायर को बाहर कर देंगे और x माइनस 1 होल क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे। तो यहां पर क्या आने वाला है? दिस इज गोइंग टू गिव यू 3 टाइम्स x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू 1। तो बस उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको हम छोड़ देंगे यहां पर। अब इसके बाद हमें यहां पर इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। सबसे पहले डेरिवेटिव को ही सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहां पर जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा सिंप्लीफाई करने के लिए, सो आई कैन सी कि भैया x माइनस 2 ये तो कॉमन है, इसके अलावा x माइनस 1 होल स्क्वायर ये भी कॉमन है। अब देखना ध्यान से क्या क्या बचेगा। आपने x माइनस 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, और x माइनस 1 होल स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, यानी यहां से क्या बचेगा बच्चों? ये तो 2 बचेगा और ये बचेगा x माइनस 1। ठीक है, अच्छा अगले वाले टर्म में से देखते हैं क्या चीज बाहर आएगी। x माइनस 1 होल स्क्वायर आपने बाहर ले लिया पूरा का पूरा, ठीक है, और यहां से x माइनस 2 भी आपने बाहर लिया है और ये 3 तो अंदर ही बचेगा। तो 3 टाइम्स x माइनस 2 इस तरीके से आपको मिल जाएगा। इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने वाला हूं मैं, तो ये आपका फाइनली f डैश x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से क्या बनेगा? x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 और यहां पर बनेगा 2x प्लस 3x यानी 5x, 3 टू जा माइनस 6 हो जाएगा और ये माइनस 2 यानी माइनस का 8। इस तरीके से आपका डेरिवेटिव आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? तो हम लोग यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखने वाले हैं। जैसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 इंटू 5x माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। बात समझ आ रही है? ठीक है, यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी होगी, यानी क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होंगे। तो किस तरीके से मिलेगा भाई? देखो, यहां से तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी पहले वाले फैक्टर में से, दूसरे में से x की वैल्यू 2 और तीसरे में से x की वैल्यू आएगी 8/5। ठीक है, अब इन सभी को हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करके अपने डेरिवेटिव का साइन चेक कर लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आएगा देख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब इन सभी को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं 1 बाय 1। तो ये रहा 1, यहां पर आपका 8/5 आ जाएगा दैट इज 1.6। ठीक है, और यहां पर 2 आ जाएगा। अब नंबर लाइन हमारा इस तरीके से आपके सामने आ चुका है। इन सभी इंटरवल में से, यानी इसमें से, इसमें से, इसमें से और इसमें से, इन सभी इंटरवल में से हम लोग 1 बाय 1
x की कोई भी एक वैल्यू निकाल कर अपने डेरिवेटिव में डाल के ये चेक करेंगे कि डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। तो चलिए काम शुरू करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां से कोई वैल्यू ले लेते हैं। जैसे कि मैंने सोचा x की जगह 3 ले लिया जाए या 2.1 ले लिया जाए, आपकी मर्जी। एक बात और बता रहा हूं, x - 1 होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसके अंदर वैल्यू डालकर हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ये हमेशा नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव या जीरो ही रहेगा। मान लो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, क्योंकि जीरो तो सिर्फ x = 1 पे होगा, जो कि क्रिटिकल पॉइंट ही है, तो उसको तो हम डाल के वैसे भी चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल बेसिकली मैं इसको और इसको वेरीफाई करने वाला हूं अपने डेरिवेटिव का साइन पता करने के लिए। तो मैंने x की जगह 3 जैसे ही पुट किया इस वाले ब्रैकेट में, पहले वाले ब्रैकेट में, तो ये तो पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है, और इसमें पुट करोगे तो ये भी तो पॉजिटिव दे रहा है, 5 × 3 - 8 करके देख लो। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, और ये x - 1 होल स्क्वायर मैं पहले ही बता चुका हूं हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, यानी डेरिवेटिव का साइन इस इंटरवल में पॉजिटिव रहेगा बच्चों। ठीक है, अब 8/5 से 2 के बीच में, अब इसके बीच में कोई नंबर, जैसे मान लो मैंने ले लिया 1.8 ले लिया। ठीक है, 1.8 ले लिया, तो 1.8 को x - 2 वाले ब्रैकेट में डालोगे तो ये आपको नेगेटिव देगा बच्चों। ठीक है, और इसमें डालोगे तो क्या देगा, 1.8 × 5 - 8 करके देखो, तो ये आपको पॉजिटिव देगा बच्चों। बात समझ आ रही है, करके देख लो। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव इस तरीके से मिल जाएगा। तो डेरिवेटिव का साइन इस इंटरवल में नेगेटिव होने वाला है बच्चों। ठीक है, अच्छा अब इस वाले इंटरवल में से देख लेते हैं। तो यहां पर मैं x की जगह 3/2 ले लेता हूं बच्चों। ठीक है, तो इसको यहां पर डालेंगे तो 1.5 - 2, यानी ये भी आपका नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, और यहां डालेंगे 1.5 × 5 - 8, तो क्या आने वाला है, 1.5 × 5 - 8, यानी ये वाला ब्रैकेट भी आपको नेगेटिव ही देगा। और ये x - 1 होल स्क्वायर, इसके बारे में तो पहले ही बात हो चुकी है कि ये हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यानी डेरिवेटिव का साइन इस इंटरवल में से आपको पॉजिटिव मिलने वाला है बच्चों। ठीक है, अब इस वाले इंटरवल की बारी है, तो यहां से आप सपोज x की जगह 0 ही ले लो। ठीक है, सबसे सिंपल यही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर डालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही देने वाला है। x - 2 यानी ये आपका नेगेटिव होने वाला है बच्चों, और यहां पर आपका 5 × 0 - 8, यानी ये भी नेगेटिव होने वाला है। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, और ये पॉजिटिव पहले से ही था, x - 1 होल स्क्वायर। तो ओवरऑल यहां से आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, तो यहां से आपको मिल जाएगा पॉजिटिव। बात समझ आ रही है? ठीक है बच्चों, तो यहां से हमें डेरिवेटिव के साइन के बारे में क्या पता चला कि इस इंटरवल में भी डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, अब इतना सब होने के बाद हम लोग अपने फंक्शन का इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पता करने वाले हैं। देखिए क्या होता है कि डेरिवेटिव का साइन जहां पर पॉजिटिव है उस इंटरवल में फंक्शन का नेचर इंक्रीजिंग होता है, और डेरिवेटिव का साइन जिस इंटरवल में नेगेटिव होने वाला है डेरिवेटिव का साइन, उस इंटरवल में हम बोलते हैं कि फंक्शन का नेचर डिक्रीजिंग होने वाला है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर जो भी नंबर लाइन आपको दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अपना काम शुरू करने वाले हैं। चलिए अपना काम शुरू करते हैं, और यहां 1 by 1 लिख देते हैं हर चीज को। देखो जी, तो हम बोलेंगे सबसे पहले कि f' इज लेस देन 0 इन द इंटरवल 8/5 2, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। इस इंटरवल में आपके फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो इसलिए आपका जो फंक्शन होगा दिस विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। दिस विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 8/5 2। ठीक है बच्चों, ये बात हो गई पहली वाली बात। अब जरा हम देखते हैं कि यहां पर हमारा जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव कहां हो रहा है। सो f' इज ग्रेटर देन 0 इन द इंटरवल -∞ से 1 यूनियन 1 से 8/5 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस इंटरवल में हमारे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव हो रहा है, तो इसी इंटरवल में हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर शो करेगा। सो लेट मी राइट कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -∞ से 1 यूनियन 1 to 8/5 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, तो ये वाला इंटरवल आ जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों का आंसर आ चुका है। अगर आपका मन करे तो सेपरेटली आप इनको
इंडिकेट भी कर सकते हो कि ये वाला जो आंसर है ये आंसर ए पार्ट के लिए है एंड दिस आंसर इज फॉर बी पार्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ है इसको भी देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों की स्क्रीन पे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो चलते हैं बेटा, इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर लेते हैं और ये डेरिवेटिव का है, जैसा कि आप आराम से देख के समझ सकते हैं। तो यहां पर हमें एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू दिस, तो हमें dy अपॉन dx निकालना है। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, यहां पर ये जो सेकंड वाला टर्म है ना यहां पर फंक्शन में, इसमें तो हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, लेकिन मैंने आप लोगों को इसका एक शॉर्टकट बताया हुआ है। तो शॉर्टकट क्या है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को देखा हुआ है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर देखे हुए हैं, तो आपको शॉर्टकट भी पता होगा। नहीं पता है तो हमारे प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, तो यहां पर मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूं, e टू द पावर x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, इसमें तो कोई चेंज करेंगे नहीं। ठीक है, और ये cos x की पावर x, इस पे फोकस रखना, cos x की पावर x, क्या इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, कैन वी राइट इट लाइक दिस, चेक करो। ठीक है, ln ऑफ cos x टू द पावर x, ln मतलब log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ e, इसी को हम लोग ln x लिखते हैं। इससे कंपेयर कर लो तो यहां पर आपको समझ में आएगा ये मैंने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो बस यहां से ये बन जाएगा e टू द पावर x ln ऑफ cos x, इस तरीके से। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, इस बात को साइड में रख देता हूं मैं आपके लिए और यहां पर आता हूं अपने क्वेश्चन में। तो हमारे क्वेश्चन में बनेगा e टू द पावर x ln ऑफ cos x। अब यहां से डेरिवेटिव शुरू कर दो बच्चों, बहुत ही छोटा काम हो जाता है ऐसे करने से। ठीक है, चलिए तो जैसे ही डेरिवेटिव करेंगे तो y का तो dy अपॉन dx हो जाएगा, e वाले का हमें सेम रखना है, कोई दिक्कत नहीं इसमें तो। ठीक है, अब पावर में चलो, तो पावर में जाएंगे तो यहां पर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगेगा। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का बनेगा 2x, cos x सेम रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका एक्स स्क्वायर सेम रहेगा और cos x का करोगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, तो माइनस को मैं पहले लगा देता हूं इस तरीके से। अब ये e वाले का करेंगे, दूसरे वाले टर्म का हमारे फंक्शन में, तो यहां पर बनेगा e टू द पावर, इसका तो सेम x इंटू ln ऑफ cos x। ठीक है, और पावर का भी करना पड़ेगा हमें, तो पावर का करेंगे तो सबसे पहले मैं x का ही कर देता हूं, तो x का तो 1 आने वाला है यहां पर, 1 इंटू ln ऑफ cos x, इस तरीके से हो जाएगा x, राइट। ठीक है, अब ln ऑफ cos x का करेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन cos x, और फिर cos x का करेंगे तो ये आएगा माइनस का sin x। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो टर्म है ना आपका, ये बनने वाला है माइनस 10x। ठीक है, चलिए ध्यान रखना, अगले स्टेप में पहुंचते हैं और फाइनली अपना आंसर डिक्लेयर कर देते हैं। तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा बच्चों, e टू द पावर x स्क्वायर, और ये पावर में ही cos x है, और यहां पर इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 2x इंटू cos x, और ये है माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ठीक है, और ये वाला टर्म अभी लिखना बाकी है, तो ध्यान से सुनना, ये वाला टर्म बना कैसे था, तो ये वाला टर्म इस वाले कंडीशन को देखते रहो, इस तरीके से हमने बनाया था। तो कहां से बनाया था, तो हमने बनाया था cos x की पावर x को चेंज करके इस तरीके से। तो दोबारा से इसे वैसे ही लिख दो। ठीक है, अच्छा यहां ब्रैकेट में देख लो, तो ब्रैकेट में है आपका ln ऑफ cos x, और ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि माइनस 10x आएगा, तो माइनस x इंटू 10x, इस तरीके से लिख दो। तो फाइनली आपका आंसर आ चुका है इस वाले क्वेश्चन का भी। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 30 तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है हमारी स्क्रीन पे। तो ये रहा जी अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें भी एक अल्टरनेटिव दिया हुआ है। तो यहां पर लेकिन हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है एट t इक्वल टू π/3t, यानी यहां पर आपको पैरामीट्रिक फंक्शन दिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम dy अपॉन dt निकालेंगे, फिर dx अपॉन dt निकालेंगे। ठीक है, तो उसके बाद dy अपॉन dx निकलेगा, फिर अपनी कहानी आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो dy अपॉन dt। ठीक है, तो यहां पर ये 3 बाहर, cos t का करोगे तो माइनस का sin t आएगा t के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यहां पर cos 3t का करोगे तो माइनस का sin 3t आएगा, लेकिन एक नेगेटिव पहले से है तो प्लस का sin 3t इस तरीके से, और एंगल में 3t है उसका भी डेरिवेटिव करेंगे तो वहां से 3 मिल जाएगा, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हो। अगर आपका मन करे तो यहां से 3 कॉमन लेकर इसको इस तरीके से लिख दो, sin 3t माइनस sin t। मन ना करे तो कोई बात नहीं, बाद में लिख लेना, लिखना तो पड़ेगा। एनीवे dx बाय dt निकाल लेते हैं फिलहाल।
तो यहां पर आपका 3 sin t का cos t और ये बनेगा माइनस sin 3t का cos 3t और एंगल में से भी 3 निकल के आएगा। इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, अभी चाहे बाद में, तो बाद में ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने का मतलब 3 कॉमन लेने के लिए बोल रहा हूं, जैसे ऊपर कॉमन लिया। अब देखो dy अपॉन dx क्या होता है बेटा, तो dy अपॉन dt इसको हमें डिवाइड करना होता है dx अपॉन dt इससे। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे आप लोग, तो ये बनेगा 3 टाइम्स साइन 3t माइनस साइन t। ठीक है, अच्छा डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 3 टाइम्स cos t माइनस cos 3t। कुछ समझ आया, मैंने इसमें से 3 कॉमन भी ले लिया है बच्चों। ठीक है, यहां पर 3 और 3 तो कैंसिल हो जाएगा और ब्रैकेट में जो बचेगा उसमें साइन c माइनस साइन d और डिनोमिनेटर में cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, तो यहां पर बनेगा 2 cos 3t प्लस t यानी 4t अपॉन 2 यानी cos 2t इंटू साइन t। डिनोमिनेटर में ऐसे ही करेंगे हम लोग, तो ये बनेगा आपका माइनस 2 साइन 2t इंटू साइन माइनस ऑफ t, ऐसे। ठीक है, यहां से 2 और 2 कैंसिल होने वाला है, साइन माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, इस वाले में यूज कर लेंगे। ठीक है, तो माइनस का साइन बाहर आके इसको प्लस बनाएगा, तो फिर ये वाली चीज और ये वाली चीज मिलकर कुछ बनाएगी और ये साइन t तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली यहां से आपको dy अपॉन dx की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, तो dy अपॉन dx की वैल्यू मिलेगी कोटेंजेंट ऑफ 2t। ध्यान से देख लो और समझ लो मैंने जो बोला वो आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है बच्चों, अब इतना होने के बाद अब हम चलेंगे अपने डबल डेरिवेटिव की तरफ। तो डबल डेरिवेटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑपरेटर लगाना पड़ेगा दोनों ही तरफ, तो d2y अपॉन dx2। अब इसको d बाई डी एक्स ऑपरेटर जैसे ही हम लोग देंगे तो ये देखो इस तरीके से रिएक्ट करेगा, कोटेंजेंट ऑफ 2t। ठीक है, तो कोटेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, तो कोटेंजेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर ऑफ द एंगल, और एंगल का भी करेंगे तो यहां पर 2 और t का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, तो dt बाई डी एक्स, इस तरीके से। अब ये वाला जो टर्म मैंने लिखा ना, ये वाला टर्म, ये कई बच्चे भूल जाते हैं बाय मिस्टेक, वो यहां पर सिर्फ 2 लिख देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि अब तुम डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, ना कि t के रेस्पेक्ट में। तो डबल डेरिवेटिव जब भी हम पैरामीट्रिक फंक्शंस के लिए करते हैं तो ये वाली गलती अक्सर बच्चों से हो जाती है, आप लोग ध्यान रखना, अलर्ट रहना। ठीक है, तो यहां पर फिलहाल मुझे dt बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तब जाके मेरा डबल डेरिवेटिव कंप्लीट होगा। तो यहां पर चलो चलते हैं जरा अगले पेज पे और देखते हैं क्या होने वाला है। तो फाइनली ये है मेरा d2y अपॉन dx2 और यहां पर -2 कॉसिकेंट स्क्वायर 2t और dt बाय dx था, तो 1 अपॉन पहले ही लगा दो, 3 कॉमन आएगा, ये तो मुझे ध्यान है। यहां पर देख लो dx बाय dt में से वैल्यू कॉमन ले रहा हूं मैं 3 की। ठीक है, तो ये यहां पर बच जाएगा cos t माइनस cos 3t। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है व्हेन t इज गिवन एज पाई बाई 3। तो हमें t की जगह पाई बाई 3 पुट कर देना है इस वाले एक्सप्रेशन में। सो एट t इक्वल्स पाई बाई 3 क्या क्या चीजें होने वाली हैं डबल डेरिवेटिव में देख लेते हैं बच्चों। तो यहां पर बनेगा -2 टाइम्स कॉसिकेंट स्क्वायर 2, अब t की जगह पाई बाई 3, तो इस तरीके से इंटू 1 अपॉन ये 3 नीचे रखो और cos पाई बाय 3। ठीक है, माइनस cos 3 इंटू t, t की जगह आप पाई बाय 3 रखेंगे तो ये सिर्फ पाई बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पर इसको -2/3 लिख दो सबसे पहले, ये नीचे वाले 3 को मैंने 2 के नीचे ही लगा दिया। अब कॉसिकेंट 2 पाई बाई 3 तो अलग से सॉल्व कर लेता हूं आपके लिए मैं। कॉसिकेंट 2 पाई बाई 3 यानी क्या करोगे, कॉसिकेंट पाई माइनस पाई बाई 3 इस तरीके से, तो ये बन जाएगा कॉसिकेंट पाई बाई 3 यानी कॉसिकेंट 60, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3, लेकिन यहां पर स्क्वायर के साथ है तो ये बनेगा 4/3। ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद इस वाले में देख लो, यानी 1 अपॉन cos पाई बाई 3, तो cos पाई बाई 3 यानी 1/2 माइनस cos पाई यानी -1। ठीक है, अब फाइनली इसका कैलकुलेशन करने वाले हैं यहां पर, तो फिलहाल ये तो बनेगा 8/9। ठीक है, -8/9 और यहां 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, तो ये बनेगा 3/2। इसको उल्टा कर दो बच्चों, तो जैसे उल्टा करोगे तो क्या होने वाला है, 2/3 होने वाला है ये, तो -16/27,
तो ये फाइनली आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छी खासी कैलकुलेशन गिवन है इस क्वेश्चन में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 31। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देख लेते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस। ओके, मॉडुलस फंक्शन है, उसके अंदर भी मॉडुलस फंक्शन है, और ये तो चलो सिंपल है। और फिर एक्स एक्सिस के साथ में एरिया निकालना है, आपको इंटीग्रेशन यूज करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली कहानी तो ये सुनो कि मॉडुलस फंक्शन काम कैसे करता है। तो मॉडुलस फंक्शन देखो इस तरीके से रिएक्ट करता है कि मॉड एक्स की वैल्यू एक्स रहेगी अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, या फिर x लेस देन 0 रहेगा। इस तरीके से काम होता है। मॉड x की वैल्यू माइनस एक्स मिलेगी अगर x लेस देन 0 रहेगा, और मॉड x की वैल्यू प्लस x मिलेगी अगर x ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा बच्चों। ठीक है, तो यहां से हम लोग दो केस बना लेंगे। सबसे पहले हम कहेंगे कि अगर x ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है तो आपका फंक्शन y क्या बनेगा। ध्यान से देखिए इस तरीके से, समझे। ये देखो ये मॉड x है ना, इसकी जगह मैंने x डाल दिया। ओके, अब ये एक नया मॉडुलस फंक्शन बन गया। इसका भी हमें क्रिटिकल पॉइंट देखकर इसको भी रिडिफाइन करना पड़ेगा। तो यहां पर हमें पता है ये x माइनस 1 मिलेगा या माइनस ऑफ x माइनस 1 मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है या फिर x लेस देन 1 है। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरी कंडीशन यानी केस नंबर 2, अगर x लेस देन 0 है तो यहां पर y क्या देने वाला है आपको, मॉड के अंदर माइनस एक्स माइनस 1, इस तरीके से। तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा बच्चों, एक बार देखो ध्यान से। तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट आपको -1 मिलेगा। तो जैसे ही क्रिटिकल पॉइंट आप लिखेंगे -1, तो यहां पर हम क्या बोलने वाले हैं कि अगर आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 है या फिर x लेस देन -1 है, तो इन दोनों कंडीशन में हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी। तो नीचे वाले में अगर हम देखेंगे, यानी जब x की वैल्यू -1 से छोटी होगी तो ये आपको एज इट इज ही मिलने वाला है। ठीक है, और ऊपर वाले में माइनस ऑफ माइनस एक्स माइनस 1, इस तरीके से। आर यू गेटिंग मी? बात समझ आ रही है? आप x की वैल्यू पुट करके देख सकते हैं 1 by 1, आपको पता चल जाएगा मैं सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, फिलहाल ये पूरी चीज जो मैंने यहां पर डिफाइन कर ली है, इसका यूज करके हम लोग अब अपने ग्राफ को प्लॉट करेंगे। और वैसे मैं आपको कंफर्म कर देता हूं, इसका सॉल्यूशन देखो यहां पर मैंने किया हुआ है, ये दिख रहा है आपको। तो ये डेफिनेशन आप देख सकते हैं यहां पर इस तरीके से, और फिलहाल इस डेफिनेशन पे फोकस करना, हो सकता है इसमें आपको कंफ्यूजन हो बच्चों। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़े, डायग्राम दिखाऊं आपको मैं। तो ये रहा जी, डायग्राम भी मैंने बना के रखा हुआ है ताकि आपका समय बच जाए। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। तो ये रहा आपका डायग्राम, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। डायग्राम देख लो ध्यान से किस तरीके से डायग्राम बना हुआ है। जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे -1, 1, इसके अबाउट हमने यहां पर अपना ग्राफ बना दिया है। ग्राफ बनाने का टेक्निक वही है जो आपने बचपन में यानी 10th क्लास में सीखा हुआ है। 10th क्लास में क्या सीखा था आपने, देखिए ध्यान से, यहां पर मैं बता देता हूं आपको। सपोज इस कंडीशन में आपको ग्राफ बनाना है अपने फंक्शन का, तो y इक्वल्स x माइनस 1 है। लेकिन ध्यान रखना, जब आप यहां पर ये टेबल बनाएंगे, इस तरीके से आप लोग काम करते थे ना, है ना 10th क्लास में। जब टेबल बनाओगे यहां पर x और y की वैल्यू आपको निकालनी होगी, तो x की वैल्यू इस कंडीशन के हिसाब से रखनी है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही जब इस वाले कंडीशन में जाएंगे आप लोग, तो आप लिखेंगे y इक्वल्स 1 माइनस एक्स। अगेन आप लोग टेबल बनाएंगे। ये सारा काम आप मेंटली भी कर सकते हैं, बस मैं तो आपको एक सिंपल अप्रोच बता रहा हूं कि अगर आप करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगेन यहां पर x और y की वैल्यू जो आप रखेंगे, तो ये ध्यान रखना कि x की वैल्यू इस इंटरवल के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप सेकंड वाले को भी कंसीडर करके और अपना ग्राफ फाइनलाइज कर सकते हैं, जो कि इस तरीके से ही आएगा। ठीक है, अब यहां पर हमें अपना एरिया लिखना है। तो एरिया देखना ध्यान से क्या बनेगा। अब इसके बाद हम लोगों को अपना एरिया फंक्शन फाइनलाइज करना है। तो ध्यान से देखना बच्चों, जब x की वैल्यू -2 से -1 तक चलेगी तो y की वैल्यू बेसिकली ये वाला फंक्शन देगा। फिर x की वैल्यू यहां से यानी -1 से लेकर 0 तक जाएगी, तो आपको फंक्शन की वैल्यू ये लेनी पड़ेगी। जब x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक जाएगी तो y की वैल्यू ये वाला फंक्शन देने वाला है। ध्यान से देखो, ठीक है। अच्छा, फिर x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक जाएगी तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, तो ये वाला फंक्शन देगा y की वैल्यू। ठीक है, तो बस इस बात को ध्यान रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एक बात और सुनना कि ये -2 से 2 तक ही हमने क्यों किया, क्योंकि आपके क्वेश्चन में यहां देखो ध्यान से, आपके क्वेश्चन में x इक्वल्स +-2 ऑलरेडी गिवन है, और आपको जो एरिया निकालना है दैट हैज टू बी विद x एक्सिस। ठीक है, तो ये रहा आपका डायग्राम। एरिया फंक्शन मैंने एलोबरेट कर दिया है, और ये रहा फाइनली आपका एरिया फंक्शन। आप देख सकते हैं जैसा मैंने बताया वैसा ही है। आप इसको देखो ध्यान से, और यहां पर मैंने क्या क्या बताया इंटरवल्स के हिसाब से, उसको देख लो। ठीक है बच्चों, चलते हैं अब जरा यहां पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। यानी फाइनली हमें सिर्फ इंटीग्रेशन ही तो करना है।
यहां से माइनस के साइन को आप चाहो तो बाहर निकाल दो, तो ये बनेगा -2 से -1 और ये हो जाएगा x+1 dx, ठीक है। और यहां पर तो ये पहले से ही आपका x+1 फंक्शन है, लेकिन इंटरवल डिफरेंट है, कहीं तुम खुश होकर इसे और इसे काट मत देना कि ये माइनस का है और ये प्लस का है, नहीं कटेगा, ठीक है। अच्छा, यहां से भी आपका मन करे तो माइनस कॉमन ले लो, तो ये बनेगा 0 से 1 और ये हो जाएगा x-1, ठीक है। वैसे माइनस कॉमन नहीं लोगे तो भी कोई ऐसी गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है उससे भी। अब यहां पर मैं इंटीग्रेशन करूंगा बच्चों, तो जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे माइनस के साइन का ध्यान रखना, तो ये बनेगा x+1 होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और इस पूरे पे हमें लिमिट भी लगाना है -2 से -1। यहां पर आप करेंगे तो ये बनेगा आपका x+1 होल स्क्वायर अपॉन 2 और ये रहा आपका लिमिट -1 से 0, ठीक है। इसमें करोगे तो x-1 होल स्क्वायर अपॉन 2 और ये रहा आपका लिमिट 0 से 1, ठीक है। अगेन इस वाले में x-1 होल स्क्वायर अपॉन 2 और ये रहा आपका लिमिट 1 से 2। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने x² 2 प्लस x ऐसा क्यों नहीं लिखा जब इसका इंटीग्रेशन किया या फिर इसका इंटीग्रेशन किया, भाई ऐसा लिख सकते हो, कोई गलती नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर ऐसा लिखोगे ना तो आपका कैलकुलेशन गंदा हो जाएगा। डेफिनिट इंटीग्रेशन में ऐसा करना अवॉइड किया करो, ठीक है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं, जरा यहां पर अपना काम शुरू कर लेते हैं। तो अब यहां पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये हमें काम करना पड़ेगा। जैसे ही अपर लिमिट डालेंगे तो -1 + 1 यानी 0 का स्क्वायर यानी 0 ही रहेगा। देखो इस तरीके से काम आसान हो जाता है अगर इस तरीके से आप लोग डेफिनिट इंटीग्रल के केस में इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो -2 को यहां पर डाल दो। अब लोअर लिमिट तो 1 - 2 यानी -1 का स्क्वायर यानी +1 ही आएगा, लेकिन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इस तरीके से करना होता है। यहां पर 1/2 बाहर, अपर लिमिट डालेंगे तो 0 + 1, समझे, इस तरीके से हो जाएगा। लोअर लिमिट डालेंगे तो 0 ही मिलेगा, ठीक है बच्चों। यहां पर भी -1/2 बाहर करो, अपर लिमिट डालेंगे तो 0 और लोअर लिमिट डालेंगे तो यहां पर इस तरीके से मिल जाएगा। अगेन यहां पर 1/2, अपर लिमिट डालेंगे तो 1 और लोअर लिमिट डालेंगे तो 0, इस तरीके से मिलेगा बच्चों, ठीक है। फाइनली यहां पर -1/2 इंटू -1 यानी 1/2, यहां पर 1/2 और यहां पर -½ और ये -1 यानी +½ और ये लास्ट वाला 1/2। तो 1/2 4 टाइम्स है, तो 4 इंटू 1/2 करो यानी 2, और क्योंकि आपका एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स या यूनिट्स स्क्वायर लिखना बिल्कुल मत भूलना। ये फाइनली आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारे लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 32 है ये बेसिकली, और ये आपको चैप्टर 1 में से दिख रहा होगा। पढ़ लो क्या बोला हुआ है। लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड r बी द रिलेशन ऑन n क्रॉस n डिफाइंड बाय दिस। ओके, कैसे डेफिनेशन दिया हुआ है कि ये जो रिलेशन है एक ऑर्डर्ड पेयर a, b को रिलेट करेगा दूसरे ऑर्डर्ड पेयर c, d के साथ इफ कंडीशन क्या दी हुई है कि a इंटू डी विल बी इक्वल टू b इंटू सी। ध्यान से सुनना, पहले वाले पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो दूसरे वाले पेयर के सेकंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐसे मिल रहा है, और फिर बीच वाले दो ये एलिमेंट बच जाएंगे ना, यानी पहले पेयर का सेकंड और दूसरे पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, इनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और दे आर बीइंग इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। इस तरीके से तो आपका ये रिलेशन डिफाइंड है। तो हमें देखना है कि ये जो रिलेशन है ये आपका इक्विवेलेंस है या नहीं। वैसे देखना नहीं है, शो करना है, आंसर पहले से ही पता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहां पर हम रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लेंगे। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, देखो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए a, b r a, b, इस तरीके से मिलना चाहिए, ठीक है। जो हमें मिलना चाहिए वो लिख लो पहले। देखो ऐसे क्वेश्चन की ना खास बात ये होती है कि रिजल्ट पहले ही लिख लेना चाहिए, आपको फायदा होगा। देखो इस तरीके से हमको तो ये मिलना चाहिए, लेकिन ये कब मिलेगा, जब हमें पहले पेयर का पहला और दूसरे पेयर का दूसरे का मल्टीप्लीकेशन विल बी इक्वल टू पहले पेयर का दूसरा और दूसरे पेयर का पहला, इनका मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। लेकिन आप ध्यान से देखो, क्या ये चीज सही नहीं है कि a b इज इक्वल टू b a फॉर ऑल a एंड b बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सही बोला ना, ठीक है। तो अगर ये जस्टिफाई होगा तो ये भी जस्टिफाई हो जाएगा, और बस इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो कि r इज रिफ्लेक्सिव। बात समझ आ रही है? ओके, अब सुनना ध्यान से एक बात और, यहां पर जो रिलेशन है वो ऑर्डर्ड पेयर पे डिफाइंड है। तो इसलिए अगर आप चाहें तो a, b बिलोंगिंग टू n, जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है ये। लेकिन अगर आप यहां पर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना चाहो तो इसे आप ऐसे डालो और फिर यहां पर आपको n क्रॉस n लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये भी ठीक है, अभी भी कोई गलती नहीं है।
अब आगे बढ़ते हैं, जरा अपना सिमिट्री चेक करते हैं इस रिलेशन के लिए। तो सिमिट्री आप चेक करोगे तो सिमिट्री में देखो सबसे पहले एजम्पशन क्या होती है कि आपका ए कोमा बी रिलेशन में है तो बी कोमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। इस तरीके से हम बात करते हैं तो यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा कि ए कोमा बी विल बी रिलेटेड विद सी कोमा डी अंडर द रिलेशन आर फॉर ऑल ए कोमा बी एंड सी कोमा डी बिलोंगिंग टू एन क्रॉस एन। अगेन आई रिपीट कि अगर यहां पर आप पेयर नहीं बनाओगे, मतलब बिना ब्रैकेट के लिखोगे, तो यहां पर सिर्फ एन लिखना पड़ेगा, एन क्रॉस एन की जरूरत नहीं रहेगी। बाकी फिलहाल तो मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, यानी जो आपके क्वेश्चन में ही गिवन था, देखो ये वाला डेफिनेशन, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, ठीक है। लेकिन हमें क्या लाना पड़ेगा बच्चों, हमें यह लाना पड़ेगा कि C कोमा डी अंडर द रिलेशन R इज एसोसिएटेड विद A कोमा बी। अब ये लाने के लिए हमें क्या मिलना चाहिए, तो हमें मिलना चाहिए C इंटू बी इज इक्वल टू डी इंटू ए। इस वाले स्टेप पे फोकस करो, है ना, इस वाले स्टेप पे फोकस करो। तो ए डी को डी ए लिख लो, कोई दिक्कत, और बी सी को सी बी लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत, और फिर साइड चेंज कर दो। और देखो जरा ये वही चीज आ गई कि नहीं, ठीक है। लेकिन मैंने किस तरीके से किया, अगर आपने इस बात पे फोकस किया हो तो आपका काम आसानी से हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन में जहां पर कोई रिलेशन किसी एक ऑर्डर्ड पेयर को दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से लिंक करता है। तो ऐसे क्वेश्चन में इस तरीके से कर लिया करो, आपका काम आसान हो जाएगा। बस यहां पर हम लोग अब डिक्लेयर करने वाले हैं कि आर क्या है आपका, सो आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन तो हो गया। अब यहां पर आपका क्या रह गया, ट्रांजिटिविटी रह गया। तो ट्रांजिटिविटी के लिए हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। तो ट्रांजिटिविटी के लिए हम लोग एज्यूम करेंगे कि भाई मान लो a कोमा बी अंडर द रिलेशन r इज एसोसिएटेड विद c कोमा डी, और c कोमा डी अंडर द रिलेशन r इज एसोसिएटेड विद e कोमा f फॉर ऑल a b c d e f बिलोंगिंग टू द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स। मैंने यहां पर ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनाए, अगर आपका मन करे तो पेयर्स बना सकते हो, लेकिन फिर उस केस में n क्रॉस n लिखना मत भूलना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा अपने डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग यहां पर काम करते हैं। तो हमें क्या मिलने वाला है, तो हमें मिलने वाला है ए डी इज इक्वल टू बी सी, और यहां दूसरे वाले में से क्या मिलेगा, यानी इस वाले कंडीशन में क्या मिलेगा, सी एफ इज इक्वल टू डी ई, ठीक है। सो लेट मी राइट सी एफ इज इक्वल टू डी ई। लेकिन हमें क्या चाहिए होगा बच्चों, तो हमें चाहिए होगा a कोमा बी अंडर द रिलेशन r शुड बी एसोसिएटेड विद e कोमा f। मतलब हमें क्या मिलना चाहिए, ए एफ शुड बी इक्वल टू बी ई। अब ये कैसे मिलेगा, ध्यान से सुनना भाई। यहां पर ये दोनों रिजल्ट जो आपको मिले हैं ना, इनको मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, यानी ए डी इंटू सी एफ इज इक्वल टू बी सी इंटू डी ई, ठीक है। अब दोनों तरफ जो चीजें कैंसिल हो रही है उनको मैं जरा एक बार हाईलाइट कर देता हूं। देखो डी कैंसिल हो रहा है, ये दिख रहा है आपको, और ये सी भी कैंसिल हो रहा है, दिख रहा है। अब जो बच गया, क्या वो पहले से मैंने लिख के नहीं रखा हुआ है, रखा हुआ है ना, यही तो चालाकी होती है, समझे। तो बस यहां पर आप लिख दो कि आपका आर क्या है, आर आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है बच्चों, ठीक है। और देखो यहां पर ध्यान से, बिकॉज आपका रिलेशन आर यहां पर देखिए रिफ्लेक्सिव है, ये देख लो भाई, ठीक है। ये आपका सिमेट्रिक भी है, और अभी अभी आपने देखा कि ये आपका ट्रांजिटिव भी है। देयरफॉर यू कैन कंक्लूड कि आर आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है बच्चों। यही डेफिनेशन होती है ना इक्विवेलेंस रिलेशन की, द रिलेशन मस्ट बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तीनों कंडीशन को फुलफिल करे तो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस हो जाता है बच्चों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है आप लोगों के लिए। तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 33, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, तो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना किस तरीके से मैं प्रोसीड करूंगा बच्चों। यहां पर सबसे पहला काम तो डिवीजन का आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में देखो ध्यान से डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर में भी डिग्री 3 है, यानी ये प्रॉपर रेशनल पॉलिनोमियल फंक्शन है या नहीं है, ये कमेंट करके बताओगे आप लोग मुझे, ठीक है। और अगर है या नहीं इसका आंसर दे दो, तो उसके बाद डिवीजन करेंगे या नहीं इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये बातें नहीं पता हैं तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन वाले वीडियो को चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल यहां पर मैं बिना डिवीजन करे ही आपका काम करने वाला हूं। तो कैसे होगा, ध्यान से देखना, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। ये देखो न्यूमरेटर में मैंने कुछ चीजें इस तरीके से लिखी हैं ताकि डिनोमिनेटर का लुक आपको न्यूमरेटर में दिख जाए। और जब ये काम हो जाए तो यहां पर जैसे ही आप लोग एलसीएम ब्रेक करेंगे ना,
एक्स क्यूब माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो ये मिलेगा 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स। लेकिन अब एक्स क्यूब माइनस एक्स ना लिखकर एक्स कॉमन ले लो तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये रहा dx। समझे? कब क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है ये तुम डिसाइड करो। अच्छा, यहां पर इस पूरे फैक्टर को देखना, डिनोमिनेटर में से अगर आप लोग कुछ सिंपल और बना सकें तो क्या बनेगा, एक बार देखो। इस तरीके से हो जाएगा ये, और अगर इस तरीके से होगा तो ये चीज भी कैंसिल होने वाली है। समझे कि नहीं? ये बहुत ही सिंपल होने वाला है, कुछ खास क्वेश्चन में जान तो है नहीं इसमें। तो ये बनेगा 1 अपॉन एक्स और ये रहा आपका x माइनस 1। ठीक है बच्चों? तो अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये दूसरे वाला जो फैक्टर है ना, यानी 1 अपॉन एक्स माइनस 1 वाला, इसमें हम लोग लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं तो सही सोच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें आप लोग समझे कि नहीं आई डोंट नो। तो इसमें अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि पार्शियल फ्रैक्शन से भी आप बच सकते हैं। तो अगर पार्शियल फ्रैक्शन से बच सकते हो तो बचो भाई, रोका किसने है। देखो, अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, एक बार देख लो इस पूरे टर्म को, देखो ध्यान से। अगर यहां पर आप एलसीएम लेंगे, एक बार चेक करो, ऐसे आएगा ना, और अगर ऐसे आएगा तो क्या ये चीज वही नहीं है जो कि इस वाले स्टेप में आपको मिला हुआ है? बिल्कुल सेम है ना। और अगर बिल्कुल सेम है तो मेरा पार्शियल फ्रैक्शन वाला काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूं बिना पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किए हुए। समझे? काम वही किया है, जो मेथड आप लोगों को मैंने सिखाया है पार्शियल फ्रैक्शन करने का, उस मेथड को यूज नहीं किया, लेकिन देखो डायरेक्टली लिख लिया है ना। ये आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी होगी ना तो आप लोग भी कर पाएंगे। अब यहां से इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, इसका हो जाएगा ln ऑफ x माइनस 1, और x माइनस 1 लीनियर है, उसका डेरिवेटिव 1 आएगा, उससे इस पूरे को डिवाइड करेंगे, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा तो हम डिवीजन शो ही नहीं करेंगे। और यहां पर ये प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसके बाद ये बनेगा आपका ln ऑफ x माइनस 1 अपॉन x। यहां पर मैंने प्रॉपर्टी भी लगा दी लॉगरिथम की। अगर आपका मन करे प्रॉपर्टी लगाने का तो लगा दो, मन ना करे तो मत लगाओ, यहीं पर छोड़ सकते हो। बस ये काम तो हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए, तो ये रहा जी, ध्यान से देखिए। अब एक्चुअली इस क्वेश्चन में अल्टरनेटिव गिवन है, तो यहां पर किस तरीके से करेंगे भाई। सबसे पहले तो इस इंटीग्रल को ना आई मान लो, मुझे लग रहा है कि ये बड़ा सा होने वाला है, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलो। ठीक है, अब यहां पर एक प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं या नहीं, एक बात देखना ध्यान से, कौन सी प्रॉपर्टी है ये। अगर आप लोगों को इसका नाम पता है तो बताना मुझे, वैसे ये सब मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। कौन सा प्रॉपर्टी है ये? देखो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, इस तरीके से कर दो, राइट, माइनस एक्स, न्यूमरेटर में एक्स की जगह a प्लस बी माइनस एक्स। आपको शायद अब समझ में आ गया होगा। वैसे इस प्रॉपर्टी का कुछ नाम भी होता है बच्चों, ठीक है। एनीवे, अगर आपको पता है तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। फाइनली यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, तो ये तो आपका π/4 से 3π/4, न्यूमरेटर में आपका ध्यान से देखो पाई माइनस एक्स बनने वाला है, और डिनोमिनेटर में भी यहां पर देखो इस वाले में ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा साइन पाई माइनस एक्स। लेकिन साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है बच्चों, तो साइन एक्स ही रहता है, तो इस तरीके से लगा लो, ठीक है। अब यहां पर ये हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा, इसे हम इक्वेशन सेकंड बोल देंगे। अब यहां से इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड करोगे तो LHS वाले ऐड हो जाएंगे, i प्लस आई यानी 2i, और RHS वाले भी ऐड हो जाएंगे। यहां पर लिमिट का ध्यान रखना, π/4 से 3π/4, ठीक है। अब इन दोनों को जैसे ही ऐड करोगे ना, तो डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो कॉमन आ जाएगा, यानी 1/1 प्लस साइन एक्स, ऊपर से x और यहां से पाई माइनस एक्स। अब इस ब्रैकेट में से x तो कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपको क्या मिलेगा, π/4 से 3π/4 के बीच में आपको मिलेगा पाई dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब जैसे ही ये स्टेप मिलेगा तो आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे कि अब तो हम इस क्वेश्चन को निपटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? हम क्या करने वाले हैं इसमें, यहां पर 1/1 प्लस साइन एक्स ये वाला फॉर्म है, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि हम इसको इस तरीके से कर लें, ठीक है, आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है वो मैं जब क्वेश्चन कंप्लीट कर लूंगा तब आपको बताऊंगा, ठीक है। यहां पर बहुत ही भयंकर दिक्कत हो जाएगी बच्चों अगर ऐसे आप करोगे तो, ठीक है। एनीवे, हो सकता है आपका आंसर भी मैच कर जाए, फिर भी दिक्कत होगी, भयंकर दिक्कत होगी, कंसेप्चुअल एरर होगा वो। तो यहां पर 2i की वैल्यू आ रही थी, ये यहां से आप i लिख लो, सो i विल बी π/2। ये वाला जो पाई है इसको मैंने बाहर कर दिया इंटीग्रल के, और यहां पर एक्चुअली मैं करूंगा क्या, तो ध्यान से देखना,
ये आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो मैंने लिख दिया। यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब देखो साइन एक्स को क्या मैं cos 90 माइनस एक्स लिख सकता हूं, ये तो बचपन के काम है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 10th क्लास की चीजें हैं ये, है ना। cos थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा, या साइन थीटा इज cos 90 माइनस थीटा, ऐसा तो हम लोगों ने बहुत बार किया है। ये पाई बाई 4 हुआ और ये 3 पाई बाई 4 हुआ। अब देखो 1 प्लस कॉस वाला फॉर्मूला 11th क्लास का, तो बनेगा 2 कॉस स्क्वायर एंगल का आधा, ऐसे पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो यहां से ये क्या बनने वाला है बच्चों, तो ये फाइनली बनने वाला है पाई अपॉन 2, और यहां से नीचे वाला 2 भी बाहर आएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा, और नीचे कॉस स्क्वायर यानी ऊपर जाके सीकेंड स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से आपको फाइनली आई क्या मिलेगा, दिस इज पाई बाई 4, यहां लिमिट का ध्यान रखेंगे हम लोग, ये सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और लिमिट है आपका पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, ठीक है। अब सीकेंड स्क्वायर का तो बड़े आराम से हो जाएगा, क्या बनेगा, तो टेंजेंट ऑफ एंगल, ठीक है, और एंगल क्योंकि लीनियर है तो इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस हाफ, उससे हम इस पूरे को ना डिवाइड करेंगे, तो नीचे लगाओगे माइनस हाफ, ऊपर जाके इस तरीके से लिख दो, और यहां पर अपना लिमिट अब लगा लो, पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, यहां से -2 को बाहर करिए तो माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, तो अपर लिमिट डालेंगे, तो अपर लिमिट जैसे ही आप डालोगे तो ये बनेगा पाई बाई 4 माइनस 3 पाई अपॉन 4 अपॉन 2 यानी 3 पाई बाई 8 आ जाएगा। इसका एक बार हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये बनेगा माइनस पाई अपॉन 8 यानी टेंजेंट ऑफ माइनस पाई अपॉन 8 इस तरीके से। माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 8 ये भी हो जाएगा इस तरीके से, ध्यान से देखिए, डन। अब इसके बाद ध्यान से सुनिए, ये 10 माइनस एक्स यानी माइनस 10x, तो माइनस को बाहर निकालेंगे तो माइनस 10 पाई अपॉन 8 माइनस 10 पाई अपॉन 8 मिलकर बनेगा -2 टाइम्स टेंजेंट ऑफ पाई अपॉन 8, ठीक है। तो बाहर आपका माइनस पाई बाई 2 पहले से ही है, अंदर बनेगा -2 टाइम्स टेंजेंट ऑफ पाई अपॉन 8, ठीक है। ये आपका -2 और ये -2 तो कैंसिल होगा, तो फाइनली आपको मिलेगा पाई इंटू टेंजेंट ऑफ पाई अपॉन 8, या तो यहीं छोड़ दो, या जिन बच्चों को याद है 10 पाई अपॉन 8 की वैल्यू तो बढ़िया है, यहां पर वैल्यू लिख लो, और ये फाइनली आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। अब सुनना ध्यान से, मैंने आप लोगों से कुछ कहा था कि यहां पर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक स्पेशल काम करने से मैंने आपको मना कर दिया। अब वो स्पेशल काम क्या था, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वैसा करते तो बड़े आराम से हो जाता। स्पेशल काम देखो इस वाले स्टेप के लिए बताया था मैंने कि यहां पर आप 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते, तो ध्यान से सुनिए, यहां पर हमें दिया हुआ था 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। आपने सोचा कि 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर सकते हैं, मैंने कहा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखो आपके क्वेश्चन में इंटरवल क्या है, तो पाई बाई 4 से लेकर 3 पाई बाई 4 ये वाला इंटरवल है। क्या इस इंटरवल में x की वैल्यू पाई बाई 2 होती है, तो बिल्कुल होती है ना। अब x इक्वल टू पाई बाई 2 पे 1 माइनस साइन एक्स क्या होता है ये बताओ, 1 माइनस साइन एक्स क्या होगा, तो ये 0 होगा जब x की वैल्यू पाई बाई 2 होगी बच्चों, ठीक है। तो प्रैक्टिकली अगर आप सोचें तो आप यहां पर 0 अपॉन 0 लगा के बैठे हो, जो कि ऐसे पॉइंट पे है जो पॉइंट आपके ही क्वेश्चन के गिवन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, समझे। यानी आप अपने इंटीग्रल में ऐसा काम नहीं कर सकते जो कि आपके क्वेश्चन के गिवन इंटरवल के किसी भी पॉइंट पे उस फंक्शन को नॉट डिफाइंड बना दे, उस फंक्शन को प्रॉब्लम में डाल दे, समझे। तो अपने इंटीग्रल में ऐसा काम नहीं कर सकते जिस काम को करने से किसी एक पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे या 4 पॉइंट पे, कितने भी पॉइंट्स पे आपका जो फंक्शन है वो ऐसा बन जाए जो कि एब्सर्ड हो, जिसका कोई मीनिंग ना हो, मीनिंगलेस हो जाए, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना मैंने यहां पर आपको क्या बताया, हो सकता है ऐसा करने से आपका आंसर भी मैच कर जाए, लेकिन कंसेप्चुअली गलत होगा, ये ध्यान रखना। वैसे मुझे कमेंट करके बताना कि अगर आप ऐसा चमत्कार कर देते, अगर ऐसा चमत्कार आप कर देते तो क्या आपका आंसर सेम आने वाला है, यस और नो। मुझे कमेंट करके बताना कि यस सर इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सेम आने वाला है, क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर डाल देना ताकि मुझे ध्यान भी रहे कि आप लोगों ने कौन से क्वेश्चन के बारे में बात की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है आप लोगों के लिए। तो ये रहा अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 34, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है जैसा कि यहां पर हमें दिख रहा है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन के इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए बच्चों। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो dy अपॉन dx निकलेगा या नहीं निकलेगा। देखो भाई सबसे पहला काम तो ये करो कि साइड ही चेंज कर दो, तो यहां पर बनेगा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स है ही।
लेकिन जब मैं साइड चेंज करूंगा तो माइनस एक्स वाई और ये डी वाई अपॉन डी एक्स, इस तरीके से मैं लगा लूंगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब यहां से मैं दोनों तरफ एक्स वाई से ना डिवाइड करने वाला हूं। एक काम करो, माइनस एक्स वाई से ही डिवाइड कर दो। तो जैसे आप डिवीजन परफॉर्म करेंगे ना, तो क्या क्या होने वाला है मैं यहां पर साइड में लिख के दिखाता हूं। माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स वाई, माइनस माइनस कटेगा, एक वाई भी कटेगा। ठीक है, तो वाई अपॉन एक्स बचेगा। अच्छा, इसके नीचे आएगा तो माइनस एक्स तो कटेगा, सिर्फ वाई बचेगा। उस वाई को अंडर रूट के अंदर एंट्री मरवा दो। देखो इस तरीके से बन जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर जाते ही, और ये फाइनली आपका डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जिसको फर्दर एक बार और मैं लिख लेता हूं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बनने वाला है, वाई अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1। समझे, अंडर रूट के अंदर मैंने एलसीएम भी ब्रेक कर दिया है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आप लोग यहां पर देख सकते हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि ये बन गया है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के जैसा। तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, y को vx पुट कर देंगे, तो ये बनेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू vx का 1 x dv अपॉन dx। इस वैल्यू को हम लोग यहां पर डालने वाले हैं, तो ये बनेगा आपका फाइनली v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू v माइनस अंडर रूट में x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। यहां पर देखो अपॉन y की वैल्यू आएगी 1 अपॉन v। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 अपॉन v स्क्वायर, और ये प्लस 1 तो पहले से ही है, अंडर रूट के अंदर सारा काम हो रहा है। ठीक है, ये आपका v कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद यहां पर अंडर रूट वाले को यहीं सिंप्लीफाई कर लो, तो ये बनेगा आपका माइनस तो पहले से है 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, लेकिन अपॉन वी स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर वाले को मैं रूट से बाहर निकाल चुका हूं। ठीक है, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो ये बनेगा v अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, ये dv और ये माइनस dx अपॉन x। ठीक है, और यहां से अपना इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, वैसे यहां पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो तो कर सकते हो, तो कर लो यार। यहां पर थोड़ी सी जगह बना लेता हूं मैं, इसी स्टेप में काम हो जाएगा। यहां पर 1/2 और यहां पर 2 ऐसे। ठीक है, अब ये काम क्यों किया मैंने, क्योंकि नीचे 1 प्लस वी स्क्वायर है ना, इसका डेरिवेटिव 2v dv इस तरीके से अगर इसको मैंने पुट किया होता तो, वैसे ये काम तो मैं करूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली ही कर दूंगा 1/2 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। और ये डायरेक्टली मैंने कैसे किया, ये सब मैंने आपको सिखाया हुआ है, बस जाके आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लेक्चर्स देख लो। ठीक है, चलिए आरएचएस में क्या होगा, तो माइनस ln ऑफ एक्स आएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब v की वैल्यू हम रिप्लेस बैक कर देंगे, तो v की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, y अपॉन एक्स, लेकिन यहां पर स्क्वायर भी है, ध्यान रखना v स्क्वायर, तो ये इस तरीके से बनेगा, ये बनेगा c माइनस ln ऑफ एक्स। यहीं पर छोड़ सकते हो, या फिर फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में अपॉन एक्स, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई तो x इंटू सी माइनस ln ऑफ एक्स। तो इस तरीके से आपका फाइनली आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, यानी इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 35। ओहो, ये तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का लग रहा है, बिल्कुल सही बात है, कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है ये। तो क्या बोला हुआ है कि फंक्शन जो है आपका इससे इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। अब बात सुनना ध्यान से, अगर कोई फंक्शन किसी भी इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है तो उस फंक्शन के हर पॉइंट पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, बिकॉज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस in the interval x belonging to 0, pi, therefore f is also continuous at all the points in this interval. So at x equal to pi by 4 and pi by 2. अब ये बात मैंने स्पेशली pi by 4 और pi by 2 के लिए ही क्यों करी, यहां पर देख लो फंक्शन का डेफिनेशन में। तो हम यहां पर सबसे पहले pi by 4 की बात करेंगे और फिर pi by 2 की बात करेंगे, क्योंकि यहां पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होने वाला है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू, ये जो भी काम हम लोग करते हैं ना कॉन्टिन्यूटी में, ये हमें यहां पर करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं f ऑफ पाई बाय 4 ही निकाल लेता हूं। ठीक है, तो f ऑफ पाई बाय 4 के लिए फंक्शन का डेफिनेशन देखो यहां से चलेगा। ठीक है, तो ये आपका किसके इक्वल होने वाला है बच्चों, तो ये आपका LHL के इक्वल होने वाला है एट पाई बाय 4। ठीक है, तो यहां से f ऑफ पाई बाय 4 जब हम करेंगे तो ये बनेगा 2x की जगह पाई बाय 4, यहां पर कोटेंजेंट पाई बाय 4 और ये प्लस b, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 4, ये माइनस, यानी जब x की वैल्यू पाई बाय 4 से छोटी है, जब x की वैल्यू पाई बाय 4 से छोटी है तो फंक्शन का डेफिनेशन यहां से मिल रहा है, तो दैट इज x प्लस a
√2 sin x, ठीक है। तो यहां पर LHS वाला सिंप्लीफाई होगा, cot π/4 आपका क्या होता है, तो 1 ही होता है। तो 2 इंटू π/4 यानी π/2, ये प्लस का भी RHS में x की जगह π/4 डालेंगे और ये a √2 और sin π/4 यानी 1/√2, ठीक है। यहां पर ये a बचेगा और फर्दर सिंप्लीफाई कर लोगे आप लोग तो ये बचेगा आपका b इज इक्वल टू a माइनस π/4। एक बार ध्यान से देखो, मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब इसके बाद हम π/2 को भी कंसीडर करेंगे। तो π/2 को कैसे कंसीडर करोगे भाई, देख लो ध्यान से। अब इसके बाद हम लोग लेंगे x इक्वल टू π/2 पे। तो x इक्वल टू π/2, तो इस पे हम लोग क्या देखेंगे कि f ऑफ π/2 इज इक्वल टू, अब LHL लें या RHL लें, तो यहां पर RHL ले लेते हैं, बेनिफिट में रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो f ऑफ π/2 यानी जब x की वैल्यू π/2 के इक्वल है, यहां पर देख रहे हो आप लोग, ठीक है। तो फंक्शन का डेफिनेशन यहां से बनने वाला है, यानी ये बनेगा 2x की जगह π/2 इंटू कोटेंजेंट π/2 और प्लस में b इज इक्वल टू, अब हमें RHL लेना है यहां पर, तो इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस π/2 प्लस, और फंक्शन का वैल्यू क्या बनेगा, तो a cos 2x माइनस b sin x। एक बार देखो ध्यान से, मेरी बात क्लियर है सभी को, ठीक है। ये आपका फंक्शन का वैल्यू हो गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जरा लेफ्ट हैंड साइड में क्या होने वाला है, मतलब इस वाले टर्म में क्या होने वाला है, इसको देख लेते हैं। तो यहां पर 2 इंटू π/4 यानी ये तो π/2 हुआ, कोटेंजेंट 90 यानी 0 प्लस में b। अब RHS में आते हैं तो a इंटू कॉस 2x, तो x की जगह π/2 डालोगे, ये लिमिट यहां से, ठीक है। तो cos π बनेगा, cos π की वैल्यू -1 होती है, माइनस b, यहां पर x की जगह π/2 डालेंगे तो sin π/2 यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में ये चीज तो यहां से हट जाएगी, सिर्फ आपको b मिलेगा, और राइट हैंड साइड में ये माइनस b है, इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा आपका 2b इज इक्वल टू यहां पर -a। एक बार चेक करो मेरी बात आपको समझ में आई है या नहीं, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है, डन। अब यहां पर ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर। अब सेकंड और फर्स्ट को हम सॉल्व करने वाले हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। तो यहां से b की वैल्यू को अगर मैं पुट कर दूंगा बाय फर्स्ट एंड सेकंड, तो b की वैल्यू है a माइनस π/4, और यहां पर क्या था आपका, तो b की वैल्यू a माइनस π/4 और इसका ट्वाइस करो, नाउ दैट इज इक्वल टू -a, ठीक है बच्चों, समझे। सेकंड इक्वेशन है, b की वैल्यू पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2a बनेगा, यहां से माइनस है इधर आ जाएगा तो 3a बनेगा, ये माइनस का π/2 साइड चेंज करो तो ये बन जाएगा आपका प्लस का π/2, यहां से a की वैल्यू आ रही है π/6, ठीक है। जब a की वैल्यू मिल गई तो b की वैल्यू क्या होगी, तो a माइनस π/4 यानी π/6 माइनस π/4। अब एलसीएम ले लो तो -2π/24 यानी -π/12। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। a की वैल्यू ये रही और b की वैल्यू ये रही बच्चों, ठीक है। तो a और b दोनों की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने प्लेजर टेस्ट सीरीज नंबर 2 यानी PTS 2 के सेक्शन फर्स्ट से लेकर सेक्शन 4 तक के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने PTS 1 के क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। प्री बोर्ड पेपर्स के भी सॉल्यूशन हम लोगों ने किए हैं, हाफ सिलेबस टेस्ट के भी हमने सॉल्यूशंस किए हैं। यहां पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेजर टेस्ट रिवीजन सीरीज के नाम से, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशंस को भी टर्न ऑन कर लेना। मोर ओवर इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। तो चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल channel of yours, that is Mathematica by OP Gupta. Be good, take care, all the best, keep studying.